भारत राइजिंग ई कॉन्क्लेव में आपका स्वागत। नमस्कार, माय नेम इज शरद। देखिए, सेकेंड वेव हम सब पे बहुत भारी पड़ा, लेकिन अब बाउंस बैक का वक्त है और इस जर्नी में सबसे जरूरी है कि वी आर पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, और ये कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है राइट। इसीलिए कुछ ऐसे लोगों की स्टोरीज, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात जिनकी होप, जिनकी पॉजिटिविटी, जिनकी ऑप्टिमिज्म आपको जोश से भर दे और बुरे वक्त में उनकी कहानी आपको याद आए। यही मकसद है भारत राइजिंग ई कॉन्क्लेव का। और हमारे साथ अपनी जर्नीज शेयर कर रहे हैं चार बड़े कमाल के लोग। और सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा एक ऐसे आदमी का जिसने इंडियन मॉडलिंग स्पेस को रीडिफाइन किया है। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट supermodels of our country. He went on to become a very powerful actor in Bollywood. Everything was going for him. And suddenly जिंदगी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आया कि वो अर्श से फर्श पे आ गए। लेकिन वो शख्स कैसे फिर से उठ के खड़ा हुआ और आज how is he one of the finest actors in Bollywood, one of the leading fitness icons of our country, and an amazing human being. Check this out. Bharat Rising. गिर के उठना अगर सीखना है तो इस शख्स से सीखो। द वेरी टैलेंटेड एक्टर राहुल देव की जिंदगी की शुरुआत धमाकेदार हुई। बहुत कम उम्र में वो इंडिया के पहले सुपर मॉडल बन गए और जब दुनिया उनके कदमों पर थी तभी ऊपर वाले ने नीचे से जमीन खींच ली। जिंदगी में एक ऐसा पर्सनल सेटबैक आया कि देखते देखते वो अर्श से फर्श पे आ गए। मॉडलिंग असाइनमेंट्स खत्म हो गए, जिस बिजनेस में डाला वो जल के खाक हो गया। और जब दुनिया राहुल देव को भूल गई थी तो ये शख्स फिर से खड़ा हुआ। इसने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई, बिग बॉस में करोड़ों इंडियंस का दिल जीता और आज राहुल देव के पास बॉलीवुड, साउथ और ओटीटी प्लेटफॉर्म से इतना काम है कि उन्हें मना करना पड़ रहा है। जी सिने अवार्ड और आईफा अवार्ड विनिंग एक्टर और फिटनेस आइकन राहुल देव अब तक 100 से ज्यादा यादगार किरदार निभा चुके हैं। हार के जीतने वाला असली बाजीगर आज भारत राइजिंग ई कॉन्क्लेव में हमारे साथ है। राहुल भाई, बहुत बहुत स्वागत, भारत राइजिंग में आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। यही तो खासियत है राहुल भाई आपकी। अच्छा, 3 बड़े कमाल के लोगों से आपको मिलवाना। सबसे पहले नेहा इज अ वेरी डियर फ्रेंड। नेहा पिज्जा हट की मार्केटिंग हेड करती हैं। वाओ। और उनकी खासियत यह है कि एक तो ये पिज्जा चीज ऐसी है भाई कि ना बच्चों का बिल्कुल दिल खिल जाता है पिज्जा के नाम से। तो उसमें बड़ी ताकत होती है। एंड इन्होंने इस पेंडेमिक में बहुत अमेजिंग काम किया, बहुत अमेजिंग ऐसा काम किया, लोगों के दिलों को छुआ, ऐसे लोगों को छुआ जो शायद पिज्जा के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो इनसे बहुत पुरानी दोस्ती है, बातचीत होती रहती है। कोई भी अच्छा काम होता है दिल्ली में, जब करना होता है तो मैं कॉल करता हूँ नेहा और कहता हूँ नेहा यार ये हेल्प चाहिए, और नेहा हाजिर हो जाती है। तो मुझे लगा नेहा से आपकी मुलाकात करानी जरूरी है। आपको बहुत मजा आएगा नेहा से मिलके। नेहा, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, नाइस टू मीट यू राहुल जी। नाइस टू मीट यू आल्सो। खुद नहीं खाती हैं? खुद तो शायद कम खाती हैं ऐसा लग रहा है। साइज पे मत जाना। डेफिनेटली खाती हूँ और कुछ ज्यादा ही खाती हूँ, दैट इज अ प्रॉब्लम। भगवान करे ऐसी जीन्स सभी को मिले जैसी आपकी। दूसरे शख्स भी बड़े कमाल के हैं भाई, राहुल भाई हम जो हैं फोर्ड इंडिया के साथ काम करते हैं, फोर्ड मोटर्स के साथ काम करते हैं। राहुल भाई डिविजनल ऑपरेशंस देखते हैं फोर्ड मोटर्स के, और इस पेंडेमिक में इन्होंने अपने फोर्ड परिवार के साथ मिलकर बहुत कुछ अमेजिंग काम किया।
सम रियली रियली अमेजिंग काम। ये सागर से हैं, मैं भोपाल से हूँ, तो उनसे एक अलग वैसे ही कनेक्ट है मेरा। और तो इस दौरान जो बहुत अमेजिंग काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, तो मुझे लगा कि राहुल भाई से भी हम समझेंगे कि किस तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व हुई इस कोविड के दौरान। तो राहुल, मीट राहुल। Hi Rahul. Hi, how are you? I don't know about you Rahul, but my class ऐसा लगता था कभी कभी कि यार ऐसे ही बस कोई भी नाम आया होगा और उन्होंने रख दिया होगा, तो क्योंकि 3 राहुल मेरी क्लास में भी थे, राहुल जैन, वो छोटा राहुल, बड़ा राहुल, मीडियम राहुल करके सब हमें बिल्कुल, राहुल आपको हमेशा मिलते हैं। तो शाहरुख साहब ने वो बहुत नाम यूज किया है अपनी फिल्मों के अंदर जी। तो ऐसा ही हो गया कि हर दूसरा आदमी हमारे टाइम पे राहुल ही था। शरद, अगर इस पे आप डिस्कस करेंगे ना तो इधर एक नेहा भी है। तो इस टॉपिक पे ही हम 1 घंटा बिता सकते हैं। सही बात है। नेहा, ओए होए। अच्छा, थर्ड है वर्षा। वर्षा जॉइन्स अस फ्रॉम लखनऊ। वर्षा की स्टोरी भी बहुत अमेजिंग है और उसके बारे में बस थोड़ी देर में मैं बात करूंगा। शी इज एन हाउसवाइफ, लेकिन मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा इस कोविड क्राइसिस में काम अगर किसी ने किया है तो वर्षा ने किया। वो क्या किया है वो वर्षा से हम जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं राहुल भाई आपसे कि ये जो कोविड क्राइसिस था, ये जब आया, एंड सेकेंडली द सेकेंड वेव, ये काफी टफ रहा है हम सब पे। इट हैज बीन वेरी वेरी टफ। इंडिविजुअली वी हैव लॉस्ट नियर एंड डियर वंस। कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में क्षति हम सब की हुई है। तो आपके साथ ये कैसा रहा? हाउ हैज दिस बीन ये एक्सपीरियंस, और क्या सिखा गई? क्योंकि हर मुसीबत कुछ सिखा जाती है, तो आपको क्या सिखा गई ये सेकंड वेव? पता नहीं शरद भाई, मुझे ना ऐसा एहसास एक्चुअली 2009 में हुआ था कि यू कांट टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। आई लॉस्ट अ पार्टनर, सो तो वहीं आपको लग जाता है यार कि एकदम यू प्लान सो मच कि आगे जाके ये हॉलीडे करूंगा, वो होगा, अभी लेट मी जस्ट फोकस ऑन माय as I think every other individual or every other couple in the country, and you marry out of love and choice, and that 6 years is like a blooming time, and then you settle down, and once you settle down, same races, what we saw, some kind of race in 3 idiots, वो भी दौड़े हैं हम सब, क्योंकि वो मध्य वर्ग की वही दौड़ होती है कि टाइप्स। तो आई थिंक पैंडेमिक का है, फ्रैंकली विद माय मास्टर्स ग्रेस, मुझे ऐसा कभी ख्याल ही नहीं आया है कि ऐसा कुछ हो सकता है अपने साथ, या ऐसी अनहोनी हो सकती है अपने साथ। लास्ट ईयर कुछ आई थिंक 7 रिलीजेस का मैं हिस्सा रहा हूँ लास्ट ईयर से, अभी तक 6 हो गई हैं, एक आने वाली है। तो इट्स बीन अ वेरी वेरी पैक्ड ईयर लास्ट ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट पैंडेमिक। आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट गाइज टू बिगिन वर्क, पंजाब गए थे हम पहले आउटडोर पे जी। और सेकंड पैंडेमिक में ये हो गया कि चलो यार हंस गए थे, मगर ये था कि फैमिली के साथ 2 महीने मुझे फर्स्ट टाइम I saw my son at close quarters, watching my mother downstairs. So it was like more of that, and of course जो भी हो पा रहा था, like in my own humble way, I tried to do my best. राहुल भाई, आपकी शुरुआत, जब लाइफ की शुरुआत हुई तो आप मॉडलिंग के शिखर पे बहुत जल्दी पहुंच गए। यू वर इंडियाज फर्स्ट सुपर मॉडल। यू वर थे, और उनसे पहले दीपक मल्होत्रा थे, जिनको अनफॉर्चुनेटली एक फिल्म में आए, वो फिर डिडंट वर्क आउट फॉर हिम। बट ये सब मेरे सीनियर्स हैं, ये सब थे, मतलब विलन थे। फिर हम आए, फिर आई थिंक अर्जुन केम, then of course John came at during the, I mean, it was the 90s, and the era and that kind of thing. तो लकी था वो भी शरद भाई, मैंने नाइट क्लब में रहा, घुंगरूज में। आई वाज ऑलरेडी डूइंग जॉब फॉर एक इंजीनियरिंग डिग्री लेके काम कर रहा था उसमें। वो जॉब करते हैं, आई मीन रीना आ चुकी थी मेरी लाइफ में, एंड वी वर आउट एट अ क्लब। एक इंडियाज लेट रोहित खोसला, वन ऑफ द, ही वाज अ फैशन, यू कैन से फादर ऑफ फैशन इंडस्ट्री, ऐसे कह सकते हैं। हुड्डा अपना जो रोहित बाल हैं, या जे उनके लिए मुझे याद है इंटर्नशिप कर रहे थे। जे टॉप हिज निफ्ट बैच, जे यादन वाला है, तो उनको
नहीं मिला उन्हीं के साथ, तो उन्होंने देखा था दूर से अपने आप, आए कह रहे ये मेरा नंबर है, ये मैं हूँ, और अपना कोई लेना देना नहीं है, हम कोलंबस के पड़े हुए, मतलब कोई लाइन से कोई लेना देना ही नहीं है, और ठीक ही चल रहा था। आई गॉट सेटल, वी गॉट मैरिड, एंड देन मुझे याद है वो मुकुल आनंद साहब जो अब नहीं रहे, पता नहीं क्यों, ये जितने भी लोगों का हाथ है लाइफ में ना, वो सभी नहीं है अभी, ना प्रबोध में है इनका, मतलब हाथ, मतलब यू शॉट माय फर्स्ट पिक्चर। रोहित जिनकी वजह से मैं हूँ यहाँ पे, मतलब इफ यू हैड नॉट spotted me in the club, I would only be continuing my job. Absolutely. And then Mukul Anand ji, if he had not called me from Mad Films कि यार ऐसा ऐसा मैं बना रहा हूँ, चिरारे शरीफ तब एक मौत था हमारा हिंदुस्तान में, उसको एक बर्न हुआ था वो, और एक इंडिया की मैग्नम ओपस 10 बना रहे थे, एंड विदाउट स्क्रीन टेस्ट उन्होंने, पता नहीं क्यों उनको एक फैसिनेशन था इसको ही लेना है, और मैं गया मुंबई। मैं सोचा था एक एड फिल्म के लिए, उन्होंने फोन पे बताया नहीं था क्या है, उन्होंने कहा आई रियली वांट टू मीट यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। तब तो आपके जहन में था कोई एड फिल्म होगी? एक्चुअली ना, क्योंकि एड्स भी बनाती थी बिल्कुल। मैड, जो मैड फिल्म्स है, दे वर टॉप एड फिल्म, आहा वगैरह वो सब, या बिल्कुल। तो गया तो ये कुछ और ही निकला। फिर उन्होंने एक स्क्रीन टेस्ट तो नहीं किया, एक फोटो शूट किया था, बहुत अच्छा सा आ गया था, डायरेक्ट उन्होंने क्लोजली किया था उसको, एंड देन आई न्यू आई वाज इन सॉल्ट लेक सिटी, यूटा, अमेरिका, माय फर्स्ट आउटडोर फिल्म मूवी। कई लोग जो आज अलग अलग काम कर रहे हैं, इस तरह समर खान है हमारे, जो जगरनॉट के इस वक्त सीईओ हैं जी, वो ही वाज एक्टिंग इन इट, यू नो, स्ट्रेंजली साथ में हम लोग, वहां से लाइफ शुरू हुई, फिर रुक गई लाइफ, तो फिर वहां पे शायद वापस आए हम आउटडोर से, तो मुकुल जी पास्ट हुए, हार्ट अटैक हुआ था, फिल्म रुक गई। फिर 2000 में शायद दिसंबर में 22 को शायद चैंपियन है, फिर वहां से फिर फिल्मों का दौर शुरू हो गया, और काफी बिजी थे, फिर वो दौर रुक गया यहाँ पे, जब when रीना passed away 2009, it was 16th of May, बिग टर्न, तो फिर बेटे बहुत छोटे थे, शायद 11 तक मैंने कंप्लीट किया जो भी मैं उस साल, शायद 12-13 फिल्म। फिर वो जो मोमेंट था भाई, when you lost your partner, एक बहुत लंबा साथ रहा आपका, and then suddenly एक आपका बेटा काफी यंग सिंगल पेरेंट हो जाना, और उस मोमेंट को थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कीजिए, और उस पेन ने कैसे आपके जीवन को बदला? पेन का ना, मतलब ऐसा हुआ था कि इतना सडन था ना, दिसंबर भी गॉट टू नो, कंफर्म किया है। मैं अभी भी हैदराबाद में कोई शूटिंग कर रहा था, कोई फिल्म थी, वो एक्चुअली मुझे याद भी नहीं कौन कौन सी फिल्में थी, मुझे 2-3 फिल्म याद है। ब्लू मुझे याद है इसलिए क्योंकि चौथे के बाद मैं ब्लू के लिए उड़ा था, बाहामास जाना पड़ा था, यूनिट वहाँ पे था, और हमारा जॉब ना ऐसा नहीं होता कि आधे रास्ते आप यू नो यू कैन रिजाइन, छोड़ नहीं सकते आप। so if you are half in the film, then you know you better complete your part, otherwise you know, there's too much for the others to lose, the producers, the other collaborators, actors, कहानी का हिस्सा हो गया था काम। और मतलब समझ लीजिए कि दिसंबर में कहीं मध्य में जाके पता लगा, सौमिल पटेल में, वो डॉक्टर जो यहाँ लीलावती के स्टमक के डॉक्टर हैं, वो काफी उन्होंने वक्त जाया कर दिया उनका। स्टमक कैंसर था भाई? नहीं सर, कोलोन था। कोलोन था, मगर वो मतलब he was not able to diagnose, he couldn't give her another you know input that you know you consult this or that, तो वो बहुत वाइटल, इट्स अ वेरी एग्रेसिव कैंसर, समय काफी लूज हो गया उसमें। हाँ जी, तो दिसंबर में पता लगा, और 16 मई तक ही, मतलब इट्स लाइक 4.5 months आउट। फिर काम बिल्कुल छोड़ दिया था आपने? नहीं, ये जो 13 फिल्में थी ये तो कंप्लीट करनी, ये कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैं मना करने लग गया था, मतलब यही दे रहा था मैं रीजन की भाई ऐसा ऐसा है, मतलब नॉट अ मीडिया इंटरेक्शन की, देखो लिसन आई नो लॉन्गर, बट या individually like whoever would, because it's a very strange thing to announce to the you know सही बात है। conference for saying that you know because you know it affects him,
It affects her side of the family. कि अरे क्या क्यों कर रहा है ऐसा हमारी बेटी की, that kind of thing. It affects just far too many people. It's a sensitive area, and बिल्कुल. I can talk about it comfortably, little more comfortably, right? No, not comfortably, but because समय बहुत निकल गया. We are talking in 21. This happened in 9, but it's still very very fresh in my mind. फिर 13 में जब मैंने eve of 13 मैंने उनको पूछा था, मैंने कहा बेटा there's someone who can help us. Would you want to go to the airport to receive him? And he says, yes. Immediately he said yes, and he only asked me once that who is he. तो मैं कुछ समझा नहीं पाया था उसको कि कौन है. और फिर वो बस फर्स्ट टाइम उनको देखते ही मुझे समझ में आ गया कि यार यही है अभी जिंदगी शुरू और खत्म. और उसके बाद मैं वो उस ट्रिप में मुझे याद है मैं रोज उनके घर जाया करता था पेरेंट्स के, पंजाबी वर्क which is very far from रोहिणी में, मतलब from very far from my place in Saket. But एक compulsorily रोज जाता था, and every day he would be more than welcoming the whole family. In fact, that year, 3rd of October, they celebrated my son's birthday. They were just too kind. तो आप सोचिए कि 40s का आदमी है, जाया जा रहा है एक stranger की तरह घर में, and all he is getting is love and affection and welcome. And तो बस वहाँ से शरद भाई तो फिर उन्होंने, मुझे याद है पहले हफ्ते में ही कहा था कि भाई राहुल ये क्यों कर रहे हो तुम. तो मुझे लगा कि उन्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्यों कर रहा हूँ ये ब्रीथ का, ये जो भी कर रहा हूँ. ये जो जिम वाला जो प्रोजेक्ट था, उन्होंने आपको बताया कि हाँ, ये ठीक नहीं है आपके लिए. राहुल आपके लिए ठीक नहीं, इट्स नॉट फॉर यू. तो व्हाट ही ट्राइड टू टेल मी वाज कि यार तू कहाँ होता है तेरा काम. मैंने कहा जी काम तो ट्रैवल करते हैं. कहते तो फिर बॉम्बे में क्या होता है. मैंने कहा जी डबिंग करते हैं, वहाँ पे स्टूडियोज होते हैं हमारे, और जो मीटिंग होती है जो भी मतलब which leads you to the work, whenever people interact and collaborate. तो इससे तो ये तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो. What he was trying to say was that ये तो तुम मतलब you can do it from Delhi itself, you can float back. But to me mind was closed, towards the whole idea of being in a, the whole idea of being back in the business. ग्रेजुअली बस वो समय निकलता गया और वो ग्रेजुअली चीजें समझ में आने लग गई कि ये वाकई है, ये मेरे लिए नहीं है. ये तो एक पैशन होना एक चीज के लिए अलग है, लोगों को समझाना एक अलग चीज है. वो तो है एनीवे आई कैन डू सोशल. मुझे याद है बिग बॉस के यहाँ से कॉल आया था. एवरी ईयर इट यूज्ड टू कम एंड आई वाज यूज्ड टू बी वेरी रिलक्टेंट. मुझे थोड़ा लगता था अजीब होगा यार ऐसे प्रोग्राम में जाके, मतलब मैं एक मिसफिट हूँ वहाँ पे, मैं क्या मतलब ऐसे झगड़े बगड़े. तो एंड थोड़ा मतलब होता है ना, थोड़ा सा वैसा टाइप है उसमें. आपकी वो बिग बॉस की जो डिसीजन मेकिंग थी, वेदर टू गो, उसमें तरन जी का क्या रोल था? मेरे साथ बैठे हुए थे जब कॉल आया. स्ट्रेंज, वी वर ट्रैवलिंग इन अ कार. इट्स स्ट्रेंज, एवरीथिंग वाज स्ट्रेंज. आया वो आनंद, मुझे याद है वहाँ पे काम करते थे टिल रिसेंटली, अभी भी उनका बहुत बड़ा हाल होता है. और मतलब आई थिंक ही इज इन कोलैबोरेशन विद इंडमॉल या क्या, आई एम नॉट वेरी श्योर. सो दिस इज स्ट्रिक्टली just my thought process. At that time he was with Endemol, the company, so he was part of the company. And Anand ji ने ये कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, तो मैंने मना कर दिया उसे फर्स्ट टाइम, एंड देन सेकंड टाइम अगेन ही कॉल, तब भी मैंने मना किया. और उन्होंने कहा कि क्या है क्या राहुल ये. मैंने कहा जी ऐसा ऐसा है. तो राहुल कहते कि आपको लगता नहीं आपको ये ऐसा करना चाहिए, है ना. देखो आपको कितना इजीली ऐसा हो रहा है, लोग इतना स्ट्रगल करके उनको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है ना. मतलब वो that's the gist of what he said. And he explained it a little more childlike to me. But he treats me like a child only, frankly. I mean, I feel like I have a divine parent, frankly. I can talk to him. He's much younger than me, but he's my parent. So it's strange. So बस एंड उसके बाद जो आपका स्टिंट था, that was so amazing, राहुल भाई. The grace with which हो गया, the grace. मतलब मुझे ना किसी ने मेरे से झगड़े नहीं किए, सब सर करके हो जाता था काम. और एक ही बार मेरा झगड़ा हुआ था. अनफॉर्चुनेट दैट पर्सन आल्सो नो मोर इन दिस वर्ल्ड. वो बाबा करके एक फैक्टर आया था थोड़ा. एक दिन आई लॉस्ट, बट टेम्परामेंट भी कहीं खोया नहीं, एंड बिल्कुल ही नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप मैं जो कि हूँ भी. और वहाँ पे वो मतलब मुझे बिल्कुल ही लल्लू समझने लग गए. यार तो हटाओ इसके ऊपर, इसे कवर मत करो यार, ये तो बिल्कुल बोरिंग आदमी है. कवर दिया था भी. तो 9 हफ्ते रहा, जो थोड़े बहुत जो मुझे चाहिए था उससे ना. पीपल इन द मूवी दिस न्यू. इमीडिएटली आई केम आउट, आई साइंड मुबारक एंड आई लेफ्ट फॉर द आउट. क्या बात है. इट डिड हेल्प माय वर्क. यस.
and then And gradually वो तरन जी, discovered तरन, my love for the movies thanks to him. क्या बात है, और फैंटास्टिक। ग्रेस से ना मुझे समझ में आने लग गया यार, ये यही तो है, इसके लिए मैं थ्राइव करता हूँ। अलग अलग रोल्स प्ले करना, अलग अलग किरदार बनना, कहानियां सुनना, उसमें क्रिएटिवली इनपुट देना। मतलब लोगों को शायद लगता होगा यार ये बड़ा बुरा आदमी है या कुछ है, यू नो, बट यू नो ट्राई एंड अंडरस्टैंड फॉर एनी मेक बिलीव इफ दे आर रियली कन्विंस्ड दैट आई एम अ बैड गाय, मींस दैट यू डन योर जॉब। अब एक डिसेंट एक्टर की यार चलो कन्विंस्ड है वो, उसे मुझे पसंद नहीं करता वो, यू नो। अगर वो मुझे पसंद करेगा और मैं बुरा आदमी हूँ बन रहा हूँ एक स्क्रीन में, फिर तो मतलब मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ ना जो भी अपना काम। भाई आपने आपने आपकी कहानी में इतना होप, इतना एक मिरेकल की तरह, मिरेकल की तरह एवरीथिंग फेल इन प्लेस। और ऐसी एक मिरेकल की अब बात करते हैं भाई। आपकी जो जर्नी है, ऐसे ही एक कुछ चमत्कारी जर्नी है वर्षा की। वर्षा इज फ्रॉम लखनऊ, एक हाउसवाइफ है, और जब कोविड का सेकेंड वेव आया तो उस मुसीबत ने वर्षा को बदल दिया। वर्षा, क्या हुआ जब कोविड के सेकेंड वेव आया? सर ने जैसा बताया, आई एम फुल टाइम हाउस वाइफ। वैसे मैं पूरा अपना परिवार देखती हूँ। और क्या कह रही है शरद भाई, ये कमाल करती हैं। हाँ, कमाल क्या करती हैं? लल्लू राम नहीं है। मैं जो करती हूँ अब वो डिसाइड आप लोग करेंगे कि वो कमाल है या नहीं है। मैं तो हर हाउस वाइफ भी कमाल करती है मैडम। Well said, well said. सही बात है, इससे बेटर किसी को नहीं पता होगा इस बात का। अब फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं, सच बात है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। मुझे याद पड़ता है 10:40 हुआ था रात के टाइम पे मेरे पास कॉल आती है कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है और उसको हॉस्पिटलाइज कराना, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। 2:30 बजे रात तक मैंने बहुत मशक्कत की और किसी तरह से कह वह करके किसी तरह से एनी हाउ उसका एडमिशन मैंने लखनऊ के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में करवा दिया। 3-4 दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहा और चौथे दिन सवेरे मुझे याद पड़ता है कि कॉल आई कि मैंने अपनी दोस्त को खो दिया है। और मैं इमीडिएटली घर से भागी अपनी गाड़ी लेकर के, और लगभग 4 घंटे तक मैं उसको, जो एक लाश के वास्ते व्हीकल होता है जो डेथ के बाद क्रिमेशन सेंटर तक ले जाई जाती है डेड बॉडी, तो उसको ले जाने में मेरे को 4 घंटे का वेट करना पड़ा। जब मैं गाड़ियों के लिए कॉल कर रही थी तो अच्छा, गाड़ियों के लिए कॉल मैं इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ नंबर इसलिए भी थे क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से जो लखनऊ में जितनी भी डेस्टिट्यूट बॉडीज होती हैं, जो लावारिस बॉडीज होती है, जो डेस्टिट्यूट बॉडीज होती हैं, उनको मैं अपने हाथ से क्रिमेट करती थी। तो इन लोगों का नंबर मेरे पास रहता था कि जो लाश के वास्ते जो गाड़ियां होती हैं, मैंने जब उनको कॉल किया तो उन लोगों का मुझे वो सिस्टम पता चला कि सेकेंड वेव में उन्होंने आपदा को एकदम कन्वर्ट कर रखा है कि अपना बिजनेस उसमें कर रखा था। तो 4.5 किलोमीटर की दूरी के लिए उन्होंने मुझसे 10,000 रुपए एक ड्राइवर ने मांगे, दूसरे ने 12,000 और तीसरे ने 15,000। और उस पर से एक शर्त और ये भी थी कि अगर डेड बॉडी जितनी देर गाड़ी में पड़ी रहेगी वो आपका 4 मीटर बढ़ता रहेगा। तो 4 घंटे मुझे इस बात को वेट करने में लगे। उसके बाद में फिर मैंने अपनी पर्सनल कार में उसको मैनेज कराई डेड बॉडी को जैसे भी हो सकता था। मैंने अपने हाथ से अपनी दोस्त को क्रिमेट किया, लेकिन ये चीजें मेरे दिमाग से हट नहीं पाई। इमीडिएटली मैं घर आई, मैंने अपने सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल किया कि मुझे एक व्हाइट कलर की वैन चाहिए, मारुति वैन, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। और मेरे दिमाग में कोई ऐसा कोई बड़ा आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे ये तय था कि अभी जो प्रॉब्लम मैंने 4 घंटे फेस की है, अपनी दोस्त की डेड बॉडी को मैंने 4 घंटे तक हॉस्पिटल के बाहर देखा है, वो पड़ी रही है। हजारों लोग थे उस सेकेंड पैंडेमिक में, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पैसे की कमी से नहीं जा पा रहे थे अपने वापस घर। बहुत राई थी इसमें, सिर्फ एक गाड़ी की ही नहीं थी, इसमें ऑक्सीजन की, बेड की, इंजेक्शन की, कई सारी चीजें थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इस चीज के लिए वर्कआउट कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने 7 बजे 7-7:30 बजे लगभग एक जगह से फिक्स हुई गाड़ी के लिए। मैं वहां पे गई, वहां से गाड़ी लेकर के हम आए। 9 o'clock मुझे याद पड़ता है, मैंने अपने अपार्टमेंट के नीचे, अपार्टमेंट में अंदर अलाउ नहीं की वो गाड़ी किसी ने आने के लिए, अपार्टमेंट के बाहर जाकर के मैंने सिंपल सा उसमें पेंट किया कि
निशुल्क शव वाहन मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, और अपना नंबर उसमें लिखा और अपने संस्था का नाम लिखा। मैं एक ऐसी संस्था रन करती हूँ जिसमें डेस्टिट्यूट पीपल्स पे काम होता है, जिनकी गैंग्रीन हो जाती है, जो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उनको सड़कों से उठा के उनको हॉस्पिटलाइज कराना, अपने हाथों से उनको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, ये सारा डेली का मेरा वर्क है। अपने घर के काम के बाद मैं हॉस्पिटल के राउंड लेती हूँ। तो ये सारी चीजें, फिर उसके बाद में मैंने 10 बजे तक मुझे याद पड़ता है कि मैंने राम मनोहर लोहिया के बाहर एक प्ला कार्ड लेकर के मैं बैठ गई जिसपे लिखा हुआ था निशुल्क शव वाहन और अपना नंबर दिया हुआ था। लोग इमरजेंसी की चूंकि बाहर थी तो लगातार डेथ हो रही थी और लोग मुझे देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों को समझने में मुझे वो प्ला कार्ड लिखा 2.5 घंटे लगा। 2.5 घंटे के बाद मेरे पास पहला केस आता है, जिन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और जो आपने लिखा है प्ला कार्ड में, क्या वाकई मुझे पूरी तरह से निःशुल्क ले जाएंगी? मतलब मुझे याद पड़ता है पहला वाला केस में उसने 7 टाइम मुझसे पूछा कि वाकई में आप ले जाएंगे। हाँ, उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जब इस समय आपदा को अवसर में लोगों ने बदल कर रखा है, तो क्या वाकई में कोई चीज ऐसी है जो बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क ले जाएंगी? मैंने कहा मैं भी यहीं पे हूँ, मेरी गाड़ी भी यहीं पे है, आप मुझे बताइए कि पेशेंट कहाँ पे है, डेड बॉडी किधर है। मैंने इमीडिएटली पीपीई किट पहना और उस डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में लोड किया। मैं थे और मेरा ड्राइवर था। उस दिन हम सिर्फ 2 लोग थे और चूंकि पैंडेमिक में लोग डरे हुए थे बहुत ज्यादा, तो अपने पेशेंट्स के साथ भी बहुत लोग नहीं रह रहे थे। तो एक वो सिंगल बंदा था, तो हम तीनों लोगों ने मिल करके उसकी बॉडी को लोड किया। लोड करने के बाद क्रिमेशन सेंटर पर पहुंचे और ऑब्वियसली क्योंकि वो व्यक्ति अपने पेशेंट को, डेड बॉडी को अकेले नहीं वो कर सकता था, तो हम तीनों ने मिलकर उसको उनकी बॉडी को क्रिमेट कराया। और उसके बाद में जब हम आए हैं तब मुझे अपना काम भी समझ आ चुका था कि एक्चुअली मुझे क्या करना है, और उन लोगों को भी समझ में आ गया था कि ये लड़की एक्चुअली प्ला कार्ड लेकर के क्यों बैठी है, क्या करना चाह रही है। फर्स्ट डे मुझे 5 केसेस मिले, 5 केसेस मैंने किए और 8:30 बज गया था। मैं बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी क्योंकि रात भर की सोई नहीं थी। मुझे पता नहीं था कि प्लानिंग क्या है, करना क्या है, चीजें होंगी कैसे होंगी, या क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ेंगी। ये फर्स्ट डे में मुझे सारी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट डे मेरे पास 180 कॉल आई थी। मैं अकेली, मेरा ड्राइवर अकेला, मेरे पास एक गाड़ी, हम लोग नहीं कर सकते थे इतना सारा हैंडल। फिर हमने क्या किया, थर्ड डे से हमने 2 गाड़ियां लगाई और 10 से 12 दिनों के अंदर मुझे इतना वर्कलोड था, इतनी सेवा का मौका मिला कि मुझे 5 गाड़ियां लगानी पड़ी, जो कि मैंने लखनऊ के अलग अलग अस्पतालों में गाड़ियों को लगवाया, जहां पर जो कोविड वाले हॉस्पिटल्स थे, जहां पे डेथ ज्यादा हो रही थी, जो ज्यादा बड़े हॉस्पिटल। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। यार एक सवाल पूछो वर्षा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप हाउसवाइफ हैं और आप निकल पड़ी बिल्कुल मैदाने जंग में, इतना रिस्क लेके, तो परिवार में किसी ने कहा नहीं कि वर्षा ये क्या कर रही हो, रोका नहीं? क्योंकि आपकी सेफ्टी का ही सोच के। एग्जैक्टली। मैं जिस दिन निकली थी किसी को नहीं पता था कि बेसिकली मैं करने क्या जा रही हूँ। उन लोगों को घर में ये लगा था कि गाड़ी हम लगा देंगे, बाकी सुपरविजन में हम रहेंगे, बाकी वो लोग हैंडल करेंगे। लेकिन ये न्यूज चैनल वालों ने ऐसा मेरा भांडा फोड़ा मेरी मम्मा तक फोन कॉल पहुंच गए और मम्मा, मुझे याद पड़ता है 13 दिन तक मम्मी ने मुझसे बोला नहीं था, बातचीत नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने ना नेगेटिव तरीके से मम्मी तक बात पहुंचाई। और मेरे हस्बैंड भी बहुत पैनिक हुए। फिर क्योंकि उन्हें मेरे नेचर का अंदाजा है, बचपन से पाला है, और हस्बैंड भी चूंकि 16 साल अब रह लिए हमारे साथ, तो उनको नेचर का अंदाजा था कि अगर इसने कुछ ठान लिया है तो ये अब वापस नहीं आने वाली जब तक वो चीजें पूरी नहीं हो जाएंगी। तो उन्होंने अपने जो पैनिक को फिर मेरे केयर में चेंज किया, और नहीं करते तो शायद बवाल होता घर में। तो उन्होंने इसको बहुत खूबसूरती से हैंडल किया और मेरी ज्यादा केयर करने लगे और मुझे रोका नहीं। खैर मेरी बिटिया है 14 साल की, उसने भी मुझे खैर कभी नहीं रोका, बल्कि वो लोग इंस्ट्रक्शंस देते थे कि कैसे चीजें हैं, और बेहतर बनाने के लिए इनफैक्ट उन्होंने मुझे हेल्प की कि और बेहतर क्या किया जा सकता है। क्या बात है वर्षा, सलाम है आपको, सलाम है। फरिश्ता है ये हाउसवाइफ नहीं है, ये फरिश्ता है, फरिश्ता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ये जो सेकंड वेव है, इसने वाकई बहुत कुछ कमाल की चीजें की। वर्षा, आपकी स्टोरी
और यही राहुल भाई, ऐसा ही कुछ कमाल और चमत्कार नेहा के ऑर्गेनाइजेशन में हुआ जब ये पेंडेमिक आया। नेहा, पेंडेमिक जब आया, किस तरीके से हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड इंडिविजुअली एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन? क्या थे वो लम्हे एंड व्हाट वर द लर्निंग्स फ्रॉम दिस पेंडेमिक? देखिए, आई थिंक फर्स्ट थिंग शरद, कि द पैंडेमिक ने जो लोगों को सिखाया है अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ये लर्निंग आई थिंक कोई और चीज़ नहीं सिखा पाती हमें, राइट? हमें अपने बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आई थिंक आई शुड से दैट, राइट? बिकॉज हमें खुद नहीं मालूम था। जैसे वर्षा की स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है, राइट? आई मीन शायद उनको भी अगर किसी ने बोला होता 6 महीने पहले कि वर्षा आप मतलब ये होगा आपके साथ, आप ये करते होंगे 6 महीने बाद, वो भी शायद मानते नहीं, वो कहते नहीं, राइट? सो आई थिंक हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही था। आप सोचिए, स्पेशली पैंडेमिक 1 जब हुआ था, वेव 1 जब हुआ था, एक ऐसा दिन था जब हम सब उठे और हमने सेल्स नंबर देखा और सेल्स नंबर 0 था। तो ये सिचुएशन अनइमेजिनेबल है कि डरावनी है और आप देखते हो कि सेल 0 है, तो मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग, राइट? बट क्वार्टर 1 जब खुला इस साल, विच इज जनवरी फरवरी, ऐसे लग रहा था जैसे अब सब कुछ नॉर्मल है, अब स्मूथ सेलिंग होगी, लाइफ इज गोइंग टू बी बैक टू नॉर्मल। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक जब वेव 2 आया और भी शॉक लगा, राइट? कि फिर से एंड सो बैडली, आई थिंक लोगों को लग रहा था कि सबसे वर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं, हम पार कर चुके हैं, तो जो भी था, जैसा भी था, चलो हम वी आर सेफ एंड वी आर ऑन द अदर साइड। एंड सडनली जब वेव 2 आया, तो सडनली यू आर हियरिंग आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स के सर्कल में बेसिक चीजें, जो स्टोरी वर्षा सुना रही थी, मतलब हर बार जब मैं किसी की ऐसी स्टोरी सुनती हूँ, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई कांट बिलीव कि दिस इज हैपेंड टू अस, राइट? सच बात है। बट आई थिंक व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, देखिए मेरे लिए एक बड़ी एडवांटेजेस चीज है कि हम पिज्जा बेचते हैं, एज यू नो, राइट? और पिज्जा इज अ वेरी हैप्पी फूड, राइट? तो इन सम वे वी आर एबल टू, इवन इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, पिज्जा अगर अभी भी आपके सामने आ जाए, तो माहौल बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। इट इज नॉट जस्ट कि ये टेस्टी फूड है, टेस्टी तो बहुत खाना होता है, लेकिन एक जो आप में जॉय, एक हैप्पीनेस आ जाती है, शेयरिंग। पहली बात तो पिज्जा ऐसी चीज है, फॉर्मल चीज नहीं है, सब हाथ में उठा के खाना शुरू करते हैं, सब शेयर करते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगता है, बूढ़ों को भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। देयर इज नोबडी, मैं रेयरली किसी से मिली हूँ, लोग कहते हैं हाँ डाइट के कारण मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, बट कोई ये नहीं कहता कि मुझे पिज्जा पसंद नहीं है, राइट? तो what did that mean for us? That meant कि there was a way for us to create happiness in people while times were very very tough. And ये एक चीज शरद मैं definitely share करना चाहूंगी सबके साथ, that while wave 2 hit us very badly as a country, I can tell you, looking at the way that pizza consumption went up, right? लोगों में फिर भी बहुत ऑप्टिमिज्म थी, लोग फिर भी ढूंढ रहे थे वो मोमेंट्स लाइफ में एंजॉय करने के लिए, टू रिमाइंड देमसेल्व्स कि व्हाट इज द रीजन व्हाइल ऑल दिस इज हैपनिंग, मेरी फैमिली मेरे साथ है, हम सेफ हैं, तो व्हाई कांट वी एंजॉय द स्मॉलर जॉयज ऑफ लाइफ? और उसमें मुझे लगता है बाय, आई वुड से अगेन, इट इज मोर बाय चांस, आई डोंट थिंक वी शुड टेक क्रेडिट फॉर इट, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है कि लोगों ने उस बहाने थोड़ा सा स्माइल किया, उस बहाने थोड़ा सा एंजॉय किया। सो आई थिंक दैट फॉर मी वाज द बिगेस्ट लर्निंग, कि पहली बात दैट जितनी भी बड़ी कैलामिटी हो, जितनी भी बड़ी, देयर इज ऑलवेज सम जॉय समवेयर टू बी हैड, आपको बस यू हैव टू लुक फॉर इट, यू हैव टू लुक फॉर इट। एब्सोल्युटली खूबसूरत बात कही है नेहा। ये जब पैंडेमिक आया तो फोर्ड परिवार के साथ क्या हुआ और किस तरीके से उसका इम्पैक्ट दिखा, स्पेशली द सेकंड वेव, बताइए हमें राहुल। भाई ग्रेट, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज थी, नेहा जी ने भी बोला और वर्षा जी ने भी बोला, इट्स अमेजिंग। एंड आई थिंक एज फार एज फोर्ड इज कंसर्न, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे आप फैमिली की बात कर रहे हैं, आई थिंक सिंस आई हैव बीन वर्किंग विद फोर्ड फॉर 14 years नाउ, और एक ऐसा लगता है कि मैं खुद एक फैमिली मेंबर हूँ फोर्ड कंपनी का। हम लोग टॉप टू डाउन जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो डीलरशिप्स पे हो, चाहे कस्टमर्स हो, चाहे मैनेजमेंट हो, हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं। एंड वी ऑलवेज हैव बीन बिलीविंग दैट आवर ऑल कस्टमर्स आर फैमिली एंड ट्रीट कस्टमर्स लाइक फैमिली। तो उसके तहत हम लोग हमेशा से काम करते रहे हैं कि अगर भी आज कोई हमारा
कस्टमर है जो फोर्ड की गाड़ी ली है जिसने, उसको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। फर्स्ट पैंडेमिक में डेफिनेटली एवरीथिंग इट वाज बाय शॉक, हम लोग को रियलाइजेशन भी नहीं हुआ कि किस टाइप से हम किसी की हेल्प कर सकते हैं या क्या करना चाहिए। बट एज यू सेड कि लर्निंग्स थे हमारे पहले पैंडेमिक से सेकंड पैंडेमिक में कि अब क्या करना है सेकंड वेव जो आई। तो वी रियलाइज दैट देयर आर फ्यू टच पॉइंट्स की जो हमें डेफिनेटली एज अ कंपनी कस्टमर्स को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि हमारे कस्टमर्स एक सेफ्टी सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट में रहें। डेफिनेटली जो कार की जो डिमांड थी वो बढ़ गई, बट लेकिन कस्टमर वे रिलेक्टेंट कि वो घर से निकलना नहीं चाहते हैं, लॉकडाउन्स हो रहे थे ऑफ एंड ऑन, और काफी सोशल डिस्टेंसिंग हमें करनी थी। तो एज अ कंपनी हमने रियलाइज किया कि हमें ये सब चीजें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वी कैन नॉट गो इनटू द प्राइवेट स्पेस ऑफ द कस्टमर्स, उनको अनकंफर्टेबल नहीं करना है। सो हाउ कैन वी रियली गो एंड डिलीवर दीज थिंग्स टू द कस्टमर्स एट देयर विल एंड एट देयर टाइम एंड प्लेस। तो देन हमने 2-3 कॉन्सेप्ट्स में आई जस्ट शेयर इन फ्यू वर्ड्स कि हमने क्या कॉन्सेप्ट्स लॉन्च किए ताकि इससे कस्टमर्स को कन्वीनियंस रहे। सो डायल अप फोर्ड करके हमने एक हेल्पलाइन लॉन्च की जिसमें एक नंबर होता है दैट इज लिंक्ड टू द वर्चुअल नंबर्स ऑफ द डीलरशिप्स। उसमें हम कस्टमर्स को बोलते हैं कि आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और आप पिन कोड डालिए अपने जगह का। सो इट्स लाइक नैरो डाउन पूरा माइक्रो लेवल पर जाकर उसको हम ये करते हैं कि आपके पिन कोड से हम आपको इमीडिएटली आपके नियरेस्ट वर्कशॉप या शोरूम जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे टैग करते हैं। वहां से डीलरशिप आपको कॉल करती है, आपसे समझती है आपकी रिक्वायरमेंट और एग्जैक्टली आपको डिलीवर करती है। अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो हम आपको डेमो के लिए आपके घर पर जाते हैं, आपसे कन्वीनियंस, आपका टाइम लेते हैं, आपसे पूछते हैं, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से हम करते हैं। सेम चीज अगर आपको सर्विस के लिए करना है तो सर्विस के जो नियरेस्ट वर्कशॉप है उसको हम टैग कर देते हैं आपको। फिर दूसरा हमने किया डोर स्टेप सर्विस भी है। अब कस्टमर्स की गाड़ियां सर्विस पे पेंडिंग थी, वो इतना लॉकडाउन चलता रहा लंबा, गाड़ियां पड़ी हुई हैं, खराब हो रही हैं, सर्विसेज नहीं हो पा रही हैं, तो उसमें हमने उनको डोर स्टेप सर्विस के कॉन्सेप्ट लॉन्च किया कि भाई आप हमें फोन करो, आया तो हम आपके घर पर आके, अगर आपकी नई गाड़ी है और फर्स्ट सर्विस करनी है, सेकंड सर्विस करनी है, तो हम आपको घर पे आके सर्विस करके देके जाएंगे बेसिक। और अगर हमें लगता है कि नहीं कोई और बड़ा काम है, अगर लगता है तो हम आके विजिट करेंगे, चेक करेंगे और हम आपकी गाड़ी वर्कशॉप पे लेके जाएंगे। तो कस्टमर वाज ऑलवेज द सेंट्रिक पॉइंट, उसको वी वर ऑलवेज गिविंग हिम, जैसे अगर मेरा कुछ फैमिली मेंबर होगा जो प्रॉब्लम में है, नहीं जाना चाहता है बाहर, तो उसको हम कैसे हेल्प करेंगे। सो आवर टीम रियली वर्कड ऑल थ्रू द पैंडेमिक कि उसको हम कैसे डिलीवर करें और ट्रीट कस्टमर लाइक फैमिली, जो हमारे कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं बहुत स्ट्रांगली, उसको हमने डिलीवर किया। लास्टली अभी जैसे अभी एक और चीज देखो कि शायद भाई आप अभी क्या हो रहा है कि द वे पीपल आर getting stuck on the traffic बढ़ रहा है, या convenience नहीं, customers who don't want to really drive into messy places। तो एक कल्चर अभी जो इंडिया में अभी पॉप अप हो रहा है, लाइक इफ यू से, आई जस्ट वांट टू से अबाउट द ऑटोमेटिक मार्केट। तो अभी 20% 2019-20 में about 20% of the segment was at on automatics। So still long way to go, but in the next 5 years we see that this is from 20% is going to go to 40%। मतलब 20 से 40% कस्टमर्स, 100 गाड़ी अगर बिकती है तो 40 कस्टमर विल बी driving in automatic। So there's a culture which is developing in India, so we have to be future ready for the customers, so ताकि उनको convenience मिले या comfort मिले। So we have launched a new Figo, we already had a Figo in a manual transmission, we recently launched a new Figo automatic, fully automatic with a torque converter, so which is like a high-end technology which is given in in a high-end cars, because but we have given this into a small segment car Figo which is there, and this actually helps into a lot of smooth movement, gear shift में lag नहीं होता है, and it gives you a real premium drive experience on the car। So this is one and this is a very very competitive price, और एक छोटे segment में इस type का गाड़ी आना अपने आप में एक unique चीज है। So Ford is always really looks at the future, how we can give the best experience to the customers, and basis that we have really launched this car recently, and definitely people should drive this car and experience for themselves। So that is there। And another one point, जब हम ये stories बात करते थे, राहुल जी ने भी बात की है, और about the human touch and probably trying to give some stories out of this pandemic। So as a Ford company also, we actually entire employees and our dealerships and all as a partners, which we call them as partners, we actually prepared, we had made WhatsApp groups and trying to just say, because what happens is आप कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट आप किसी से बात तो कर सकते हो, पूछ तो सकते हो आप। तो कंपनी ये बोलती है कि अपने जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनसे एटलीस्ट आप पूछो उनको क्या रिक्वायरमेंट है या कुछ है, तो जो भी बेस्ट हम तरीके से उनको डिलीवर कर सकते हैं करेंगे। तो आपकी टीम ने कॉल किया टू द कस्टमर्स? हमारे कस्टमर्स देयर वर व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऑल अपने अपने जो कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने गाड़ियां बेची, जिन कस्टमर्स को, उनके पास उनके नंबर्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए। हर वीक, हर 2 दिन में वी यूज्ड टू सेंड द एसएमएस कि अगर आपको कोई भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, आप प्लीज लेट अस नो विदाउट एनी हेजिटेशन, वी आर योर फैमिली।
So we try to give that confidence, and actually we got some real call back from the customers asking some help. So they were like, I think अपना नेहा जी बोल रही थी, जैसे there were some people outside in UK थे या बाहर हैं, ये लड़के जो आ नहीं पाए यहाँ, सॉरी वर्षा जी बोल रही थी। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ लड़के हैं उनके जो बाहर हैं और एल्डरली पे जो लोग हैं वो हमारे फोर्ड के कस्टमर्स हैं, so they're not able to really go out for medicine or maybe some fruits or some vegetables when there are extreme lockdowns. So actually as a company, our consultants, our partners actually bought medicines, vegetables and went to the places to deliver. क्या बात है, And I think जो खुशी उन पेरेंट्स को मिल रही थी देखने में, मतलब वो एक अलग ही अचीवमेंट है, एक अलग एक्सपीरियंस है। We actually felt sad also and we were emotional also कि बताओ कैसे पेरेंट्स फंस जाते हैं, but again treating customers like family के तहत हम लोगों ने जो भी हमसे बन पड़ा, हम लोगों ने जाके ग्राउंड लेवल पे, फील्ड लेवल पे हेल्प किया। There were few people जिनकी डिलीवरीज नहीं हो पा रही थी, वो जैसे अपने होम टाउन में बैठ गए हैं, वो आज जैसे उदयपुर से गाड़ी बुक किया, कोटा में बैठा हुआ है, so he is not able to buy a car, but he wants a car because he has to move around. So in fact we went to a level of taking a flatbed trucks and all and loading the car and delivering it at Kota at his house. So these are some unique initiatives which have been taken and we have delivered to the customer just to make them realize that yes, we are there as a company to help you. It's just not business, it's more than a business. क्या बात है, फैंटास्टिक भाई, ऑसम। जो चीज दिखी उससे ये बात समझ में आ रही है कि अगर आप जेन्युइनली अपने एम्प्लॉयज के लिए केयर नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड सस्टेनेबल बिजनेसेस। वो जो जेन्युइननेस है, जो इमोशन है, जो आपकी जेन्युइनिटी है इंटेंट की, वो बहुत पावरफुल चीज है। और वही बात राहुल भाई ने कही, यू नो द वे एक फोर्ड परिवार वाली बात कही कि परिवार की तरह जब आप कस्टमर को देखना शुरू कर देते हो, आप ये नहीं सोचते कि ये इससे मेरे को कोई लाभ मिलेगा, लेकिन ये एक ह्यूमन बीइंग है और उस ह्यूमन बीइंग की मुझे से, हाँ वर्षा, इसी को कोरिलेट करके मैं आपको एक सिंपल सा एक बात बताती हूँ जी। जैसा आप एक टीम लीड कर रही हैं, आप पिज्जा का इतना बड़ा मार्केटिंग हेड हैं आप, ऐसे हर व्यक्ति, जैसे मुझसे कई बार लोगों ने पूछा कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी और आप एक आम जनता होकर के इतना कर रही थी, तो मेरा एक सिंपल सा मैसेज था लोगों को, आप ये बताइए सरकार को या इस देश को आप अपनी फैमिली मान लीजिए, आप उसके एक छोटा सदस्य, सबसे छोटा, उससे बड़े होते हैं एक देश, फिर एक शहर आ गए, फिर समाज आ गया, फिर हम एक परिवार का वो भी एक छोटा सा हिस्सा। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी सिर्फ समझ ले और एक सोच डेवलप कर ले, सिर्फ एक मदद की सोच डेवलप कर ले, तो मुझे लगता है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो छोटी हो जाएंगी। तो ये एक सोच डेवलप करने की बात है। और इस समय, इस पैंडेमिक के टाइम पे अगर हम इसको अपना परिवार मान लें और ये अपनी जिम्मेदारी समझ लें कि जो हमसे हमारे लेवल का जो हो पा रहा है सेवा, वो मैं देती हूँ, बाकी धीरे धीरे तो ऑब्वियस है कि आपसे इंस्पायर होंगे लोग, तो ऑब्वियसली और छोटे फिर बड़े हाथ मिलेंगे तो फिर प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक। इस फरिश्ते को मेरा बूट हमेशा है। बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही कमाल की बात कही है, बहुत कमाल की बात कही। राहुल लास्ट एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा, जो आपने अभी नेहा जी ने भी बोला, आई थिंक जो एम्प्लॉइज के लिए आपने बोला कि क्या मोटिवेशन होता है, हाउ डू why they want to really go out of the way and help customers. So as a company also, like Ford was one of the leaders in terms of first mover, first company to go ahead and insure all his consultants across India. We had taken the insurance for COVID for them for both the years in advance and ensured them that do not worry, we are there to help you, and any kind of expenses which are coming in will be borne by us. So we had paid the premium and we got the insurance covers for them. And also in second COVID, that second wave, we actually also tried and understood that if their family members are really in, there has been some casualty or something within their family, we actually had gone ahead and supported them also with some benefits, and also just to make them sure that, as Neha said, that you have to pass on that message that we care for you, we are there for you, and that's why you have to go and work for it, and that's the driving force for everyone. So exactly that's how we did for our consultants also. बहुत बढ़िया भाई। एक हर वक्त ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एंड आपकी लाइन में इनसिक्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, बिकॉज देखिए सक्सेस इतनी बड़ी होती है और फिर उसके बाद ये लगता है कि यार आज मेरा नाम है, कहीं वो मेरा नाम चला ना जाए। जो फेम है वो एक पानी के बुलबुले की तरह होती है। तो बट आप बहुत ही सिक्योर दिखते हो,
एज अ पर्सन, ऐसा लगता है कि आपको ये चीजें अफेक्ट नहीं करती, तो ये कैसे आप हैंडल करते हो? बिकॉज इस लाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही मुझे दिखती है कि हर वक्त लगता है कि यार आज मैं उगता सूरज हूँ, ढल जाऊंगा एक दिन। तो ये इसे कैसे आप हैंडल करते हो? यार अभी सूरज जी को देख लीजिए, आपने जिसका एग्जांपल दिया वो भी अभी देखें ना, वो तो एक आशीर्वाद है। यू नो वी आई मीन इमेजिन नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट सोलर एनर्जी। इमेजिन यू वोंट हैव लाइट इन दिस वर्ल्ड, हाउ वुड यू एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस? वो भी जाते हैं आते रहते हैं ना। अब जब वही जा रहे आ रहे हैं तो इंसान तो उसके आगे कुछ नहीं। आई मीन मेरी इंडस्ट्री के भगवान एटलीस्ट मेरी जनरेशन के लिए माने जाते हैं बच्चन साहब। ही इज बीन अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। यदि वो भी टेस्ट होते हैं इसमें, तो यार हम लोग अपना इतना अगर सोचें, इतना सीरियस हो जाएं अपने बारे में इस सब को लेके, तो पगला जाएंगे। क्या बात है, क्या बात। आज इस भारत राइजिंग ई कॉन्क्लेव में कमाल के इंसाइट्स, कमाल की लर्निंग्स रही। राहुल भाई, आपने अपनी जिंदगी को खोल के रखा एक किताब की तरह, और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला कि किस तरीके से अपनी जिंदगी में एक गुरु का रोल होता है और किस तरीके से हम्बल रहना है हर वक्त। भले आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाओ, लेकिन आप हम्बल हो, तो आपको सलाम है भाई। थैंक यू सर। वर्षा, आपने जो काम किया, आपने ये हमें सिखा दिया कि पेंडेमिक में आप अपने आप को रीडिफाइन कर सकते हो, और आपकी सोच ही सब कुछ है। तो जो आपकी सोच है, आपके चेहरे पे जो पॉजिटिविटी है, उसने हम सबको इंस्पायर किया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको सलाम है। फरिश्ता वो जानते थे बवाल हो जाएगा। I'll take line home। बिल्कुल। लाइन। नेहा, आपसे मैंने ये सीखा कि जेन्युइननेस बहुत जरूरी है, कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज को जेन्युइनली, इफ यू केयर फॉर देम, वो जेन्युइननेस आपके बिजनेस में रिफ्लेक्ट करेगी और आपके कस्टमर्स आपके साथ जेन्युइनली जुड़ेंगे। तो सच्चाई का बहुत बड़ा रोल है उसमें। और राहुल भाई, आपसे मैंने ये सीखा कि परिवार कितना इंपॉर्टेंट है, कि परिवार, एक ऑर्गेनाइजेशन एक परिवार है, और उस परिवार की तरह अगर आप सोचोगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप चारों को मैं सलाम करता हूं फॉर दिस एब्सोल्युटली अमेजिंग डिस्कशन। आई थिंक इस तरीके की सोच अगर हर क्षेत्र में है तो इस देश का बाल भी बाका नहीं हो सकता। और वही शायद कोविड क्राइसिस में हुआ, द पॉजिटिविटी दैट ऑल फोर ऑफ यू हैव, जिस तरीके से आपने अपनी बातें बताई और आपने एक्ट किया अपनी लाइफ में। I think as organizations and as individuals, there is so much learning that everyone who's watching this video take home. तो इस पॉजिटिविटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है हम सबको एक दूसरे के लिए सलाम कर लेना चाहिए इस मोमेंट में। थैंक यू सो मच। Thanks to all of you all. Thanks Sharat. Thank you Rahul bhai. Thank you Varsha ji. Thank you so much. Very very inspiring. Thank you. Bharat Rising.